हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईडी एग्जाम। तो पिछली क्लास में हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, संख्याओं का वर्गीकरण। तो पहली जो क्लास हुई थी संख्याओं के वर्गीकरण, उसमें हमने कुछ संख्याएं पढ़ ली थी, जैसे वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, परमेय, अपरमेय और पूर्णांक। पूर्णांक तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पूर्णांक के आगे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी और संख्याएं होती हैं जो पूर्णांक से बनती हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांक। मैंने आपको बताया भी था कि जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है उदासीन, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो। ठीक है, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। चाहो तो आप फिर से देख लो इसे। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक क्या होता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक। क्लियर है। एक होता है आपका ऋणात्मक। एक कौन सा पूर्णांक होता है? ऋणात्मक, जिसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव। और एक और होता है तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो। वो क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है? उदासीन। अब जीरो जो है उदासीन होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन अगर ऋणात्मक और धनात्मक की बात करें, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सारी संख्याएं कैसी होती? पॉजिटिव होंगी। 1 से स्टार्ट ले होकर कहां तक जाएंगी? अनंत तक। ठीक है। और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है। -1, -2, -3, -4, माइनस डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, और ये प्लस का इनफाइनाइट तक। क्लियर है। तो ये होते हैं आपके पूर्णांक। क्लियर है। तो ये होते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे, जैसे ये धनात्मक पूर्णांक है, इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि अब जो भी पूर्णांक से बनेगा वो पूर्णांक से ही आपको प्राथमिक संख्याएं मिलेंगी, प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। पूर्णांक से ही आपको पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। ठीक है। ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या यही है, तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, और कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है। अब एक और, जैसे प्राकृतिक संख्या है, तो इसके अलावा एक संख्या और आपके पास यहीं पर होती है, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। बहुत आपसे पूछा भी जाता है होल नंबर। मैं यही बता दे रहा हूं। जैसे ये, अब जैसे जो होल नंबर होते हैं, उस होल नंबर में क्या होता है? ये जीरो और जुड़ जाएगा। अगर वो धनात्मक पूर्णांक के साथ जीरो को जोड़ दे तो क्या बनेगा? होल नंबर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। मतलब एक अगला पॉइंट है आपका पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। और जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनकी इंग्लिश जो है वो होती है होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब ये जो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है शून्य से, शून्य, इसके बाद 1, 2, 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट तक, ये होती है पूर्ण संख्याएं। फिर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो क्या होती है? जीरो। आपसे एक पॉइंट पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो कितनी होती है? जीरो। क्लियर है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो। अब पूर्ण संख्या के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनसे हमें सम संख्याएं मिलती हैं, विषम संख्याएं मिलती हैं, भाज्य संख्याएं मिलती हैं और अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। मतलब क्या है कि इन संख्याओं से
हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी? एक तो सम संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी? सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। ठीक है। दूसरी इन्हीं से प्राकृतिक संख्याओं से ही हमें क्या मिलती है? विषम संख्या भी मिलती है। प्राकृतिक संख्याओं से हमें कौन सी संख्या मिलती है? विषम संख्या मिलती है। और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। ठीक। और इन्हीं से हमें अभाज्य संख्या मिलती है। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य संख्याएं भी होती हैं। अभाज्य संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या मिक्स्ड नंबर। क्लियर? तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्लियर है आपको? और इसके बाद जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं से हमें सम संख्याएं मिलेगी, विषम संख्याएं मिलेगी, अभाज्य संख्याएं मिलेगी और भाज्य संख्याएं मिलेगी। क्लियर है? तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग फिर सम संख्या क्या होती है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है आपका, वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या। अब देखो, जो सम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। किससे विभाजित होती हैं? 2 से। अगर जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो संख्या कैसी होती है? सम होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इस प्रकार की संख्याएं कैसी होती है? हमेशा सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वह कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, या अंतिम अंक कितना हो? 0, 2, 4, 6, 8। देखो 0, 2, 4, 6, 8, इनके अलावा कोई अंतिम अंक नहीं आएगा। जो अंतिम अंक होगा, लास्ट डिजिट होगा, तो वही उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी? है सम संख्या। क्लियर है? दूसरा होता है विषम संख्या। दूसरा क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो या जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे। ठीक है? ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? आपकी विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर है सभी को? आइए अब आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, इसी में थोड़ा और जानते हैं। सम संख्याओं का एक प्रॉपर्टी और होता है सम और विषम का। क्या होता है कि अगर इनको जोड़ा जाए और या इनको घटाया जाए, इनका एक नियम है और इस पर सवाल भी बहुत सारे आते हैं। क्या होता है कि पहली कंडीशन में क्या है? पहली कंडीशन हम जानेंगे कि अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए, पहली संख्या सम हो और दूसरी भी सम हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? सम ही आएगा। कैसा आएगा? सम आएगा। मतलब अगर 2 सम संख्याएं जोड़ी जाएं तो रिजल्ट कैसा आएगा? सम संख्या ही आएगा। लेकिन अगर एक सम संख्या हो और उसके साथ कोई एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो रिजल्ट विषम आएगा। तो रिजल्ट कैसा आएगा? विषम आएगा। अगर दोनों विषम संख्याएं ऐड की जाएं, दोनों कैसी संख्याएं ऐड की जाएं? विषम ऐड की जाएं, तो रिजल्ट कैसा आएगा? सम आएगा।
क्लियर है दोस्तों? देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। अभाज्य संख्याओं का योग वगैरह देकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें हम प्लस सम इक्वल टू सम, सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? विषम। और दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? सम। क्लियर है दोस्तों? हाँ ठीक है। तो आइए अगर आपको चेक करना है तो कोई भी आप नंबर यहां पर उठाकर चेक कर लीजिए। जैसे पहली सम संख्या मान लें 4, ये मान लें 6, 6 4 10, देखो सम है। अब यहाँ 4 ले लो, यहाँ ले लो 5, तो 5 4 9। बताओ, अब दो विषम ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, तो 8। देखो रिजल्ट सम आ गया। तो वही कंडीशन है आपकी, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा था, वो कंडीशन नंबर 2। यहां पर तो मैंने कितनी संख्याएं बताई? 2। हो सकता है आप कितनी संख्याएं जोड़ रहे हो? 3 संख्याएं। जब आप 3 संख्याएं जोड़ोगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा ये मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है? देखिए जरा, जैसे अगर 3 विषम संख्याएं लिख दी जाए, 3 सम संख्याओं को जोड़ना हो, ऐसे समझ लो। 3 कैसी संख्याएं हैं? सम। तो रिजल्ट कैसा आएगा? सम। पहली संख्या सम, दूसरी सम, अगर तीनों सम है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? सम। अब कंडीशन चेंज करते हैं, एक संख्या करते हैं विषम और 2 संख्याएं रखते हैं सम। एक संख्या मैंने विषम कर दी और 2 संख्याएं कैसी हैं? सम। अब देखो सम और सम सम रहेगा और सम के साथ विषम आएगा तो विषम होगा। देखो सम प्लस विषम इज इक्वल टू क्या होता है? विषम। तो यहां पर जो आपका रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? विषम। ठीक है। अब यहीं पर अगर 2 संख्याएं विषम हो जाए, पहली तो विषम थी, अगर मैं दूसरी संख्या भी विषम ले लेता और तीसरी वाली संख्या सम रखता, अब रिजल्ट कैसा आएगा? सम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बताओ 2 विषम संख्याएं हो गई, ये दोनों जोड़ेगी तो सम बनाएगी, और सम के साथ सम जोड़ोगे तो रिजल्ट सम आएगा। या फिर अब ऐसा हो सकता है कि तीनों विषम संख्याएं हो, कैसी हो? तीनों कैसी संख्याएं हो? विषम। अगर तीनों विषम संख्याएं हैं तो बताइए रिजल्ट कैसा होगा? विषम। अब रिजल्ट कैसा होगा? विषम होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। क्लियर है? पूछा ही जाता है क्योंकि इससे सवाल लग जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो इसी मेथड से यूज हो जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वाले। और इसके अलावा मल्टीप्लाई वाला भी जान लो। जैसे अगर किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे, थोड़ा थर्ड कंडीशन समझ लीजिए आप, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। जहां बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है वहां ऑप्शन से चेक करने में बहुत आसानी मिलती है। सम और विषम का गुणा कराएंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? सम आएगा। अगर दोनों सम का गुणा कराएंगे तो रिजल्ट सम आएगा, कंफर्म है। लेकिन अगर दोनों विषम का गुणा कराएंगे, दोनों किसका करा दें आप? विषम का, तो रिजल्ट विषम ही होगा। ठीक है। इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन, वही कंडीशन है, आप इसे समझ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? बताओ, सम और विषम का कॉन्सेप्ट समझ गए? सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। फिर अगर 2 विषम संख्याएं जोड़ी जाए या 2 सम संख्याएं जोड़ी जाए या एक विषम या एक सम संख्या जोड़ी जाए तो रिजल्ट क्या होगा। अगर 3 संख्याएं हो उसमें कुछ सम है कुछ विषम है तो रिजल्ट क्या पॉसिबल है, मैंने आपको बताया। इसी प्रकार मैंने मल्टीप्लाई का बता दिया। क्लियर है? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नए पेज पर चलते हैं। तो और अब हम पढ़ेंगे आगे, सम विषम पढ़ लिया, इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, बहुत पूछा जाता है आपसे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसी का एक दूसरा नाम भी है, ऋण संख्या भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर।
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह अब आपको पढ़नी पड़ेगी और सीखनी भी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या होती है आप लोग बताएंगे, बताओ। अभाज्य संख्या, तो परिभाषा क्या होती है? अगर आप परिभाषा बता पाएंगे, परिभाषा से रिलेट कर पाएंगे तो आप सीखेंगे अभाज्य संख्या। सभी ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कह सकता हूं? एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मतलब केवल खुद से कटती हो और एक से कटती हो। ठीक है, एक और आपने डेफिनेशन इसका पढ़ रखा होगा कि एक ऐसी संख्या जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हो। क्या कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। मतलब अगर कोई एक ऐसी संख्या है जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हैं, या दो क्या है? फैक्टर हैं। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बताया मैंने, मैक्सिमम कितने गुणनखंड है? अगर दो गुणनखंड हैं तो वह संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। ये कंडीशन है। अब कोई भी संख्या हो जो जिसके कितने फैक्टर हो जाए? दो फैक्टर हो, मैक्सिमम दो फैक्टर हो। दो से ज्यादा हो जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? भाज्य। दो होंगे तो कैसी होगी? अभाज्य। दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो जाने चाहिए। उस दो फैक्टर में एक भी शामिल होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? दो, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। क्लियर है? ऐसे अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। क्लियर है सभी को? बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, या एक ऐसी संख्या जिसके अधिकतम दो गुणनखंड होते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, ऐसे संख्याएं आपको आएंगी। अब जैसे आप देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया है कि एक ऐसी संख्या जिसके कितने फैक्टर हो? दो। आप जैसे इस दो को देख लीजिए, इसके अधिकतम दो ही, मतलब ये दो से कटेगा और एक से कटेगा, मतलब इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। 3, 3 एकम 3 हो सकता है, बताओ। 5, 5 एकम 5 हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा? नहीं होगा ना। 7 एकम 7, 11 एकम 11, 13 एकम, और किसी की ये टेबल या किसी के पाड़े में ये आने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे। अब हम कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंस पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इन सवालों को पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, 5 से 6 पॉइंट होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब जब संख्या ये अभाज्य संख्या है तो आप देख रहे हैं ये जो दो है, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या दिख रही है जो सम है। इसके बाद आने वाली सारी संख्या कैसी है? विषम। क्योंकि अब इसके आगे अगर कोई सम आ जाएगी संख्या तो वो फिर 2 से ही कट जाएगी, वो 2 से कटेगी, इसका मतलब है उसके फैक्टर 2 से बड़े हो जाएंगे, और 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो फिर अभाज्य नहीं रहेगी। इसके मतलब क्या हुआ? केवल एकमात्र एक ऐसी संख्या है दो जो सम भी है अभाज्य भी है। तो सबसे पहले आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए।
क्या पूछा जाता है आपसे? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, देखो यही आपसे पूछा जाता, कितनी होगी? 2। देखो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और सम हो और अभाज्य हो, 2 के अलावा। क्लियर है? और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट, अब जैसे फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी, अब बताओ सबसे छोटी हुई अभाज्य संख्या तो 2 ही है, क्योंकि इन सब में देखा जाए तो सबसे छोटी कितना है? 2। यहाँ क्लासिफाई नहीं किया गया कि सम है कि अब विषम है। अगर सम विषम बोलता तो हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते थे। हमसे पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर कितना है? 2। अगर हमसे पूछा गया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी 2 आंसर। लेकिन यहीं अगर आपसे ये पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछ ले? विषम, तो विषम में कौन सा नंबर आता है फिर? 3 का आता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। विषम अभाज्य संख्या, तो ये आंसर, अब आंसर आपका बदलेगा, कितना होगा? 3। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में क्या करते हैं? गलत भी कर लेते हैं। तो आपको गलत नहीं करना। तो दोस्तों आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा? जो 4th पॉइंट है, जैसे 3 पॉइंट मैंने देखे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ। तो दोस्तों आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा? जो 4th पॉइंट है, जैसे 3 पॉइंट मैंने देखे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा ही जाता है। तो कितना होगा आंसर? 3। अब क्या है, अब जैसे ये संख्या होगी, अब आपने देखा होगा जैसे ये 3, 5 और 7 ये संख्याएं हैं, यही केवल ऐसी 3 संख्याएं हैं, 3, 5, 7 जो 2 के अंतराल पर मिलती हैं। जैसे 3, 5, 7, यही केवल 3 संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं, सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं जो केवल कितने के अंतराल पर मिलती हैं? 2 के अंतराल पर मिलती हैं। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी 3 संख्याएं, 2 संख्याएं आपको कहीं भी मिल सकती हैं 2 के अंतराल पर, लेकिन कहीं भी 3 संख्याएं आपको 2 के अंतराल पर नहीं मिलेंगी। इसीलिए इन संख्याओं को 3, 5, 7 को क्या कहते हैं? क्रमागत अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? क्रमागत अभाज्य संख्या। क्रमागत अभाज्य संख्या। क्लियर है? इंग्लिश में कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अब जैसे आगे 5वां जो पॉइंट होगा, अब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का गैप होता है, 2 संख्याएं होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इन्हीं में से 3, 5 या 5, 7 या आगे 11, 13 या 17, 19, मतलब जिन संख्याओं में 2 का गैप होता है, और जिन संख्याओं में 2 का गैप होता है उनको हम लोग कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है इनको? जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? जुड़वां अभाज्य संख्या। और ये पूछा ही जाता है, ठीक है? ये जो 5 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है? 6 नंबर पॉइंट लिखने वाले हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा कि जब संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या तो 1 से 100 तक भी बहुत सारी होंगी, इनको 2 पार्ट में आप बांट लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बताओ। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
जो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कितनी होती है? 15। क्लियर है? 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं वो कितनी है? 15। और इसी में अगर देखा जाए फिर आगे 51 से 100 तक, 51 से 100 तक, 51 जिससे जो 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 10। 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक कितनी होती है? 10। और फिर आपसे यही पूछा जाता सीधा कि अगर इनको आप जोड़ दो, 1 से लेकर 100 तक बनेगा सीधा, 1 से क्या बन जाएगा? 100 तक। जो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कितनी होती है? 25। और ये सवाल आपसे कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी होती हैं? 25। क्लियर है दोस्तों? तो ये अभाज्य संख्या हमने पढ़ा, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन जानी और अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड ये 6 पॉइंट जो आपने पढ़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हम लोग सीखेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी जांच कैसे करते हैं या कैसे पता करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है? कैसे पता करें, कैसे पता करें कि संख्या भाज्य है या अभाज्य? जो संख्या है भाज्य है या अभाज्य? क्लियर है? कैसे पता करें? ये कंडीशन है, कैसे पता करें कि संख्या भाज्य है या अभाज्य? आइए देखते हैं। कंडीशन आप समझ लीजिए पहले। अगर आप कंडीशन समझ जाएंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। कंडीशन क्या है? जैसे मैंने मान लो एक संख्या ले ली 143, मैंने ये पूछ लिया कि 143 को बताइए कि यह 143 भाज्य है या अभाज्य। और क्वेश्चन से ही सीखते हैं, ये ज्यादा सीख पाओगे। डेफिनेशन में बताता रहूंगा, भाज्य है या अभाज्य, ये आपको चेक करना है इसका। ठीक है? कंडीशन क्या होती है आप सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर किसी संख्या को आपको अभाज्य या भाज्य प्रूफ करना हो तो उस संख्या से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए। क्या लीजिए? उस संख्या से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बताया? इस संख्या से बड़ी एक संख्या लेनी, वो भी कैसी? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग। अब बताओ 143 से जो बड़ी संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग होगी, वो तो 144 ही आ जाएगी। 144 ले ली। समझना ध्यान से, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। अब जो 144 है, जो संख्या आपने पूर्ण वर्ग ली, उसका ले लीजिए आप वर्गमूल। अगली लाइन में क्या ले लीजिए? इसका वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद रिजल्ट आएगा। फिर कितना आ गया? 12 का वर्ग होता है तो 12 आ गया। अब इस 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। क्या लिखना पड़ेगा? इस 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। अब 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की बात करो तो 12 से जो छोटी सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सबसे पहले 2, 3, 5, 7 और 11 यही होंगी। हो गई है 1, 2, 3, 4 कितनी है? 5। 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। अब ये कहा जाता है कि जो 12 से छोटी जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, उन संख्याओं से इस जो संख्या पूछी गई है भाज्य या अभाज्य, इसको विभाजित करो। अगर वह इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से विभाजित होती है तो यह संख्या भाज्य है। अगर यह विभाजित नहीं होती है तो यह संख्या अभाज्य है। यह कंडीशन होती है। अब पूरी फिर से सुन लीजिए। अगर किसी संख्या को आपको अभाज्य या भाज्य प्रूफ करना है तो उस संख्या से बड़ा एक पूर्ण वर्ग संख्या लो और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल लो और उस जो वर्गमूल से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से उस संख्या को विभाजित करो। अगर वह संख्या विभाजित होती है तो संख्या भाज्य है, अगर विभाजित नहीं होती तो संख्या अभाज्य है। क्लियर है? अब देखो, जब इसको आप विभाजित करने चलोगे, इसको क्या करोगे? विभाजित 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा।
3 से नहीं होगा, ना 5 से, ना 7 से, लेकिन यह संख्या 11 से भाग दोगे तो ये 13 बार चला जाएगा। 11 कम 11, 11 3 33, मतलब यह 11 से विभाजित हो गया। अब अगर यह 11 से विभाजित हो गया तो संख्या कैसी होगी? यह फिर भाज्य, मतलब 143 है वो कैसा होगा? भाज्य होगा। कंफर्म है? 143 फिर कैसा हो जाएगा? ये जो संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी? फिर भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह 11 से कट गई। अभाज्य का क्या पढ़ा मैंने? क्या अभाज्य की परिभाषा क्या थी? कि एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। अगर यह अभाज्य होती तो 143 और 1 से ही कटती। अगर इसका मतलब यह 11 से कट रही है तो इसका मतलब ये कैसी है? अभाज्य तो नहीं है, तो कैसी होगी? फिर भाज्य। क्लियर है? अगर ये आप सीख गए हैं तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको बताना है कि संख्या 241 भाज्य है या अभाज्य। क्या आपको बताना है? संख्या 241 भाज्य है या अभाज्य। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। याद रखेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है? तो आइए, जब ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भाज्य सीख लिया, अब हम अभाज्य सीख लिया। अब अभाज्य के बाद हम लोग सीखने वाले हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती? कौन सी? भाज्य संख्या। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये जो भाज्य संख्या है इसका एक और नाम होता है संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं हम इसको? संयुक्त संख्या। अगर एक और नाम की बात करें तो इसी भाज्य संख्या को मिश्रित संख्या भी कहा जाता है। इसी भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? मिश्रित संख्या। इसी भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? मिश्रित संख्या। इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश इसकी होती है कंपोजिट नंबर। इंग्लिश इसकी क्या होती है? कंपोजिट नंबर। और दूसरी इंग्लिश अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर। ठीक है? तो अब आज भाज्य संख्या हेडिंग डाल ली हम लोगों ने और इसी को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो भाज्य संख्या जैसे अभाज्य में डेफिनेशन पढ़ी वैसी भाज्य की भी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, या ये कह सकता हूं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में क्या लिख सकते हैं? जिसके मिनिमम मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? कम से कम 3 गुणनखंड। अगर कम से कम 3 गुणनखंड है, कम से कम कितने गुणनखंड है? 3। मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम का मतलब 3 गुणनखंड होने ही चाहिए। अगर आपके कम से कम किसी भी संख्या के 3 गुणनखंड हैं कम से कम, तो वह संख्या कैसी होगी? भाज्य। आप अगर एग्जाम्पल में देखना चाहें तो जैसे 6 होता है, 6 देखो 1 2 3 और 6 सभी से विभाजित होता है। 4 की बात करो तो 1 2 और 4 से भी विभाजित होता है। तो ये संख्या कैसी हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं फैक्टर करने पर। ठीक है? अगर भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देखो, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। अब 1 नहीं आया इसमें। देखो 1 देखो ना भाज्य में आया ना अभाज्य में, लेकिन एक कैसी संख्या थी? विषम। तो 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, लेकिन एक कैसा है? विषम है। याद रखना। 4 के बाद कितना आएगा इसमें? 6। 6 के बाद 7 नहीं आएगा तो 8 के बाद 9, फिर 10 11 नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 होगा, 16 भी होगा, 17 नहीं होगा, आगे 18 19 होगा। ठीक है? 18 होगा, 19 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये संख्या कैसी संख्या है? आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है? तो भाज्य संख्याओं के बारे में कुछ पॉइंट भी हैं इंपॉर्टेंट, वो लिख लीजिए। जैसे आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है इसमें? 4। यही है, और यही सबसे छोटी भाज्य संख्या है और यह सम भी है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है
कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो भी आंसर आपका कितना होगा 4। तो दूसरा आप पॉइंट लिख लीजिए। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपसे पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ लिया उसने, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो ये भी कितनी है आपके से 4। तीसरा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या पूछेगा, आप देखो सबसे छोटी सम पूछ ली तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम। आप बताओ सबसे छोटी विषम ये है 9, बताओ है कि नहीं। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। ये आपको याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, और लोग क्या करते हैं ऐसे इस सवाल को गलत ज्यादा कर आते हैं। आपको गलत नहीं करना, क्या पढ़ा है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। क्लियर है, अगर आप ये पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका जो भाज्य और अभाज्य से क्वेश्चन आने वाला है वो अब आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो वर्गीकरण की ये क्लास 2 थी। वर्गीकरण की क्लास कितनी थी, 2। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हमने पढ़ा सबसे पहले प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, फिर प्राकृतिक संख्याओं में सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है, जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जा